नमस्कार दोस्तों, हमारी पूर्वी सीमा से इस वक्त एक ऐसी बड़ी संवेदनशील और अभूतपूर्व खबर सामने आ रही है जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा की पूरी तरह से अवैध बनाने के लिए भारत अपनी ही जमीन पर दिन रात सुरक्षा यानी बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस काम को रोकने के लिए सामने वाले पक्ष ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पर चल रहे इस फेंसिंग के काम के बीच अचानक ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आई है जिसने पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है। खबर आ रही है कि भारत बांग्लादेश के एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक हिस्से में लगभग 28 किलोमीटर लंबी तार फेंसिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां की कुछ स्थानीय ताकतों और उपद्रवियों ने मिलकर भारत के इस सुरक्षा दीवार को भारी नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया है। उनका मानना था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस वक्त नापाक हरकत को अंजाम देकर आसानी से बच निकलेंगे और भारत को सामरिक दबाव में ले आएंगे। लेकिन वे हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों की मुस्तैदी को आंकड़े में जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर गए। जैसे ये भारी नुकसान की भनक हमारे अलर्ट कमांडो को लगी, वैसे ही बिना एक पल गवाए ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और फौलादी जवाब दिया गया जिसने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के आला अफसरों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आखिर इतनी लंबी फेंसिंग को एक साथ नुकसान पहुंचाने के पीछे कौन सी कूटनीतिक चाल छिपी हुई थी? क्या यह सिर्फ कुछ स्थानीय चोर उपद्रवियों की हरकत है या इसके पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों का कोई बड़ा रणनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम ढाका से लेकर दिल्ली तक चल रही गुप्त बैठकों और इस महाचक्रव्यूह को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे छिपी उस कड़वी जमीनी हकीकत को गहराई से समझिए। यह घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। जो पुख्ता खबरें आ रही है उसके मुताबिक जब सीमांत इलाके में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, आसमान में घने बादल थे, तेज आंधी तूफान चल रहा था और मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त विजिबिलिटी के कम होने का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की गई। आमतौर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में सरहद पर सामान्य गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण और रिस्की हो जाता है। बस इसी घने अंधेरे और तूफान का फायदा उठाकर सामने वाले पक्ष के कुछ उपद्रवी तस्करों और स्थानीय राष्ट्रविरोधी तत्वों ने मिलकर भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। एक सुनियोजित योजना के तहत इन तत्वों ने लगभग 28 किलोमीटर के बड़े दायरे में लगी कटीले तारे की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ सुरक्षा बाट को काटा बल्कि कई जगह पर पूरी की पूरी फेंसिंग को ही उखाड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इनका असली मकसद क्या था? मकसद था भारतीय मुख्य भूमि की तरफ आने जाने के लिए एक अनधिकृत अवैध रास्ता तैयार करना, ताकि बड़े पैमाने पर घुसपैठ और तस्करी को अंजाम दिया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दुश्मनों का यह दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। वे भूल गए थे कि सरहद पर तैनात हमारे जवान कभी सोते नहीं है। जैसे ही फेंसिंग के आधुनिक सुरक्षा सेंटर को टूटने को हमारे अलर्ट कमांडो को इसकी भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गवाए खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील फाइट्स पर एक साथ तगड़ी घेराबंदी कर दी। इस बेहद आक्रामक ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले दर्जनों उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया गया। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही यह खबर ढाका पहुंची, वहां के सैन्य और राजनीतिक गलियों में भयंकर खलबली मच गई। भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी कौमों ने देखा था, वो कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। वह आनन फानन में मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है, हमारी सरकार लगातार बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड पे है। वहीं उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे इतना बड़ा कड़ा रुख क्यों अपना लिया।
और फ्लैग मीटिंग का इंतजार क्यों नहीं किया। लेकिन हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली के रणनीतिक गलियों में भी एक बेहद गोपनीय मीटिंग वहां चक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक हुई। इस महा बैठक की गंभीरता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक साथ एक टेबल पर मौजूद थे। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिक कार पल पर बदलते जमीनी हालत की खुद समीक्षा कर रहे थे। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा बलों की अगली रणनीति पोजीशन का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वही विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदम की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि कोई भी बाहरी देश इस मुद्दे पर भारत को घेरने की जरूरत ना कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दे दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर बीएसएफ की तुरंत मिलिट्री बैकअप दिया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। दिल्ली से साफ संदेश दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा जब तक सरहद पर इस 28 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी ताकत से पूरा नहीं हो जाता और इस साजिश के पीछे छिपे मास्टरमाइंड की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह अभियान रुकने वाला नहीं है। जब हमारी खुफिया एजेंसियों ने पकड़े गए उपरोधियों से कड़ाई से जांच और पूछताछ शुरू की तो ऐसा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया जिसने इस पूरे विवाद के पीछे गहरी रणनीतिक साजिश की परतें खोल कर रख दिया है। यह कोई साधारण घुसपैठ या केवल 2-4 स्थानीय लोगों के विवाद का मामला नहीं था, बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाला एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय और सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा था। जो पुख्ता सामरिक इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक इस 28 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को एक साथ निशाना बनाने का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना था। साजिशकर्ताओं का प्लान था कि खराब मौसम की आड़ में सुरक्षा दीवारों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया जाएगा कि उसे दोबारा पूरा ठीक करने में भारत को कई महीनों का वक्त लग जाएगा और इस बीच में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट फलानी एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस पूरी कूटनीति और सामरिक जीत के बाद नई दिल्ली ने अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह रुख साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना को एक व्यापक सामरिक विश्लेषण करें तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थी कि खराब मौसम या कठिन भौगोलिक चुनौतियां का फायदा उठाकर वे भारत के सामरिक दबाव में ले आएंगे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने धैर्यों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दिल्ली की महाबैठक के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 28 किलोमीटर के पैच को एक अवैध किले में तब्दील करने की योजना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल इस इलाके में अब अत्याधुनिक एंटी कट फेंसिंग और लेजर सेंसर ग्रिड को तैनात कर रहे हैं, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही सीमांती क्षेत्र में पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया गया है और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी औपचारिकता या फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत शूट ऑन साइट का एक कड़ा एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई है। हिंदुस्तान के इस नए सामरिक चक्रव्यूह के सीमा पर बैठे मास्टरमाइंड को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया है। वे समझ चुके हैं कि भारत की इस फौलादी सुरक्षा दीवार को हिलाना अब उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में लिए गए इन सख्त फैसलों के बाद क्या आपको लगता है कि हमारी पूर्वी सरहद हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत हो जाएगी? अपने विचार को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।